Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about the AFCAT previous GK questions paper जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी के बेस पे आज हम बात करने वाले हैं AFCAT के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट इज द स्लोगन ऑफ डू और डाई। ठीक है, अब डू और डाई इसने ये नहीं पूछा कि किसने बोला था, इसने पूछा हुआ है कि किस मोमेंट में ये बोला गया था। ठीक है, इनमें से बताने कि कौन से मोमेंट में डू और डाई कहा गया। तो जो ये स्लोगन है ये क्विट इंडिया मूवमेंट में बोला गया था, जिसे महात्मा गांधी जी ने बोला था। क्विट इंडिया, डू और डाई मतलब करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बोला था, जो 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये स्लोगन डू और डाई महात्मा गांधी जी ने बोला था। जो गांधी जी है इन्होंने स्टार्ट किया था इसी के टाइम पे सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इस टाइम पे स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने डू और डाई बोला था। इसी मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है, अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। क्विट इंडिया मतलब छोड़ दो भारत, क्विट कर दो भारत, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि कहाँ हुआ था? बॉम्बे सेशन में हुआ था। ये लॉन्च किया था बॉम्बे सेशन में ये लॉन्च किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको और मूवमेंट लाइक स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करूं तो इनमें से मैं पहले स्वदेशी मूवमेंट की बात करूं तो जो स्वदेशी मूवमेंट है, एक मिनट स्लाइड क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको सब दिखे क्लियर। जैसे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये 1905 में स्टार्ट किया था, कलकत्ता के सेशन में 1905 में स्टार्ट किया था। इस टाइम पे क्या हुआ था? हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और इस टाइम पे गवर्नर, हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे इस टाइम पे हमारे, कर्जन। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो 1905 में हुआ था, कलकत्ता सेशन में हुआ था। और इस टाइम पे वाइसरॉय कर्जन थे। ठीक है, कौन था? कर्जन थे। अब इसमें क्या बोला था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। इसमें ये हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट इसलिए अपनाया गया था कि बायकॉट करो ब्रिटिश की चीज़ों को, जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉयकॉट करके स्वदेशी जो चीज़ें हैं उन्हें, ठीक है, क्या बोला था? बायकॉट ऑल ब्रिटिश प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट चला था। अब इसमें बात करूं जैसे कि मैं सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, अब जो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट है ये 1930 में चला था। 1930 में चला था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में चला था। महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में चला था। और ये फेमस सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को डांडी मार्च भी बोला जाता है, फेमस फॉर डांडी मार्च। डांडी मार्च के लिए भी फेमस है, जो कि गांधी जी ने किया था। ये जो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट हुआ था, ये डांडी मार्च इससे बोलते क्योंकि साबरमती तक चले थे, डांडी से साबरमती तक चले थे, है ना। और ये इन्होंने मूवमेंट किया था कि साल्ट का टैक्स कम करो। किसका? साल्ट में जो टैक्स लगता है उसे कम करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है 1920 में हुआ था और 22 तक चला था। अब ये 22 तक भी इसलिए चला था, इसका भी कारण है। जो 1922 तक जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब ही है नॉन कॉर्पोरेट, हम तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो ये चल रहा था। अगर इस टाइम पे अगर चोरा चोरी हत्याकांड नहीं होता ना, तो इसी टाइम हमें आज़ादी मिल जाती। तो चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से वहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था।
पुलिस थाने में जला दिया गया था, तो ये वायलेशन हो गया था। इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया 1922 में। 1922 में किसकी वजह से? चोरा चोरी की वजह से। नेक्स्ट में चले हम आमिर खुसरो वॉज अ फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में? आमिर खुसरो फेमस पोइट थे, ठीक है। जो आमिर खुसरो है एक फेमस पोइट थे, किसके कोर्ट में थे? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आमिर खुसरो एक फेमस पोइट थे। और भी इनके बारे में बात करें तो और भी काफ़ी इनकी क्लासिकल पोइट हैं, ठीक है। सूफी म्यूजिशियन थे, ठीक है। और इनको फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। कव्वाली नहीं होता, उसको बोलते हैं फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। वाली भी बोला जाता है किसको? आमिर खुसरो को। और ये सूफी म्यूजिक क्लासिकल पोइट थे, सूफी म्यूजिशियन भी थे, ठीक है। अब आमिर खुसरो की फेमस बुक है जो फेमस बुक ऑफ आमिर खुसरो कौन सी है? नूसिफिर फेमस बुक है किसकी? आमिर खुसरो की। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब तुगलकनामा है, तुगलकनामा भी है, ठीक है। अब बात करें इसमें से, ये चार अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोधी, और इसमें से जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया अलाउद्दीन खिलजी है। और इनके इससे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन भी बता दिए कि सूफी म्यूजिशियन से फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। और फेमस आमिर खुसरो किसके लिए हैं? इनके नूसिफिर की बुक है एक, ठीक है। ये एक बुक है फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम 4th वन में। विच रेवेन्यू सिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ बंदोबस्त सिस्टम? बंदोबस्त सिस्टम किसको बंदोबस्त सिस्टम बोला जाता है? ठीक है, इनमें से रेवेन्यू सिस्टम कितना, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना एक सिस्टम होता था पहले के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बंदोबस्त सिस्टम को क्या बोला जाता था? जिसका करेक्ट आंसर है जब्ती। जब्ती को बंदोबस्त सिस्टम भी बोला जाता था, जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है ना। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड था रेवेन्यू कलेक्ट करने का मुगल के टाइम पे, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड था टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था जो कि मुगल एरा के टाइम पे यूज़ किया जाता था। किसके टाइम पे? मुगल एरा के। इसी को बोलते थे एरा पे, ठीक है। इसी को बोलते थे बंदोबस्त सिस्टम। अब जो इनमें से ये चारों ऑप्शन है ना, ये चारों रेवेन्यू से रिलेटेड नाम है। हर अलग अलग राजाओं के टाइम पे अलग अलग नाम दिया जाता था रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम, जैसे कि विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी साइट नॉट लोकेटेड, ठीक है। इसमें ध्यान दे लेना, हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी साइट है जो गुजरात में लोकेटेड नहीं है, हड़प्पन साइट इनमें से कौन सी है जो गुजरात में लोकेटेड नहीं है? तो जिसका करेक्ट आंसर है बनावली है, जो कि गुजरात में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है। ये किसने इवैक्यूलेट की थी? इवैक्यूलेट मतलब किसने खोदी थी, किसने ढूंढी थी? एक्सक्यूलेटेड बाय, ये जरूर आता है हाँ, कि किसने ढूंढी थी? आर एस बिस्ट ने ये बनावली साइट को ढूंढा था, जो कि हरियाणा में आती है। 1974 में ढूंढा था। अब और इन चारों की बात करें तो ये अलग अलग जगह में, लोथल गुजरात में, ठीक है, धोलावीरा भी गुजरात में है। अब ये बात करें कि कोटाडा है ये किसने ढूंढी थी? जेपी जोशी ने। एक्सकेवेट किसने की थी? जेपी जोशी जी ने एक्सकेवेट की थी, ढूंढी थी
1964 में, ठीक है। अब ये लोथल है, लोथल SP राव ने, SR राव ने ढूंढी थी 1953 में। धौलावीरा है RS बिष्ट ने ढूंढी थी, RS बिष्ट ने ढूंढी थी 1985 में। ये आपको रिलेटेड मैंने चारों ऑप्शन बता दिए। इसने पूछा था कि गुजरात में कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग जगह हैं, वेयर द बानावाली गुजरात में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है, हरियाणा में 1974 में RS बिष्ट जी ने ढूंढी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपना 6th में। व्हाट डज द टर्म यजुरा इन यजुर्वेदा मीन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यजुर्वेद, अब यजुर्वेद में यजुरा का क्या मीन होता है, यजुर्वेद में यजुरा का क्या मीन। हमारे पास 4 वेदा होते हैं। कौन से वेदा होते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट वेद है जहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। जैसे कि ये पूछ रहा है कि जो यजुर्वेद हैं, इसमें यजुर का मतलब क्या है। यजुर का मतलब होता है सेक्रीफाइसेस करने चाहिए। यजुर्वेदा में एक एंशंट कलेक्शन है, क्या है, एक एंशंट कलेक्शन है, एंशंट कलेक्शन ऑफ संस्कृत मंत्रास, ठीक है। संस्कृत मंत्रास का एक एंशंट कलेक्शन है जो कि वेदास 1000 के टाइम पे ढूंढा गया था। और इसमें, ठीक है, इसका मतलब ट्रांसलेटेड क्या है, सेक्रीफाइस, नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस होता है इसका मतलब। अब मैंने आपको बात की ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे इंपॉर्टेंट। अब ऋग्वेद की बात करें तो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना वेद है जो हमारा, वो ऋग्वेद है। शाम की बात करूँ तो बुक ऑफ सॉन्ग कहा जाता है इसे, बुक ऑफ सॉन्ग, जिसमें सॉन्ग्स लिखे हुए बहुत सारे। अथर्ववेद की बात करूँ तो ये नेचर ऑफ गॉड है और एविल है, एविल, ठीक है, एविल, नेचर ऑफ गॉड और एविल है। और यजुर्वेद के बारे में बता दिया मैंने कि सेक्रीफाइसेस हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसेस इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँ मैं 7वां, The Jataka tales are associated with which of the following sects, ठीक है। जटाका टेल्स हैं वो किससे एसोसिएटेड करती हैं, तो ये जो एसोसिएट करती हैं बुद्धिज्म से करती हैं। बुद्धिज्म से जटाका एसोसिएट मतलब मेल करती हैं, रिलेट करती हैं। इसका जो जटाका है, इनका वर्क होता था लिटरेचर में, ठीक है। अब ये जटाका है, जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जटाका आर वर्क ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक वर्क हुआ करता था, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का एक होता है जो कि गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में, गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है। अब जैसे कि गौतम बुद्धा की बात करूँ मैं, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। इनका जो फर्स्ट सरमन था, गौतम बुद्धा जी थे जो, इनका फर्स्ट सरमन हुआ था सारनाथ में। कहाँ हुआ था, सारनाथ में। एनलाइटमेंट इन्होंने कहाँ ली थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट इन्होंने कहाँ ली थी, बोधगया। बोधगया कहाँ है, बिहार में, बिहार में बोधगया है, ठीक है। मरे कब थे, 483 BCE में, ठीक है। और कुशीनगर, इसी जब ये मरे थे तो ये कुशीनगर में मरे थे। कहाँ मरे थे, कुशीनगर में, ठीक है। जिसे कि जब ये मरे थे उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी ना 483 में कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, विच नवरत्न थे ना, विच नवरत्न इन अकबर कोर्ट मैनेज द फाइनेंस अफेयर, ठीक है, ऑफ द एम्पायर। अब ये है कि जो अकबर था ना, अकबर के कोर्ट में 9 नवरत्न थे। नवरत्न मतलब 9 ऐसे कुछ खास लोग थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते थे, नवरत्न बोला जाता था उन्हें। तो इनमें से कौन है जो
कौन है जो जिन्होंने फाइनेंस अफेयर को संभाला था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राजा तोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल थे, जो टोडरमल थे, राजा टोडरमल थे, उन्होंने फाइनेंस अफेयर संभाला था अकबर के कोर्ट में। अब तानसेन, फैजी, फकीर की बात करें तो जो अभी मैं यहाँ पे आपको अकबर के 9 नवरत्न के बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन थे। एक था अबुल फैजल, ठीक है, अबुल फैजल। दूसरे थे बीरबल, ठीक है, जो कि आर्मी के कमांडर थे। क्या थे? बीरबल आर्मी के कमांडर थे। तीसरी की बात करूं मैं, फाकिर, जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये एडवाइजर थे। क्या थे ये? एडवाइजर। इसमें पेन, लेट मी चेंज द पेन। जो फाकिर थे ये एडवाइजर थे, किस चीज़ के? रिलीजन मैटर के। किसके? रिलीजियस मैटर के एडवाइज़र थे, ठीक है। दूसरे थे मौला, ठीक है, मौला दो प्याजा, ये भी एडवाइज़र थे, ठीक है। चौथा ये हो गया। पांचवा कौन थे? मौला दो प्याजा, ये भी एक एडवाइज़र थे। 1 2 3, ठीक है, 4 5 की बात कर दी। अब है तानसेन। तानसेन थे, ये क्लासिकल म्यूजिशियन थे। क्या थे? क्लासिकल म्यूजिशियन थे। अब है दूसरा है राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह। 7वां है राजा मान सिंह, ये एक जनरल थे, ठीक है। और 8वें हैं फैजी, ये है फैजी, ये वाले 8वें हैं फैजी, जो क्या थे? पोइट थे। और रहीम भी एक पोइट थे, ये 9 नवरत्न के नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, एक बार आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने 9th में। द हड़प्पा प्लेस लोथल इज लोकेटेड। अब ये मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन में कराया है, उसमें था कि इसमें से कौन सा प्लेस गुजरात में नहीं है, ठीक है, तो उसमें बनावली आंसर था, जो कि हरियाणा में है। अब यहाँ पे पूछा गया है, उसमें मैंने आपको ऑप्शन में बताया था कि कौन कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ पे, उसमें लोथल भी था ऑप्शन में। अब यहाँ पे बात करें कि द हड़प्पन प्लेस लोथल इज लोकेटेड। अब ये पूछ रहा है कि लोथल कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो ये गुजरात में है। लोथल को एक डॉकयार्ड बोला जाता था। क्या बोला था? डॉकयार्ड बोला जाता था। अब ये क्वेश्चन बताता है कि इन हड़प्पा प्लेस में डॉकयार्ड कौन सी सिटी को या फिर कौन से स्टेट को बोला जाता है। ये तो लोथल दे देगा, या तो गुजरात दे देगा, या तो वैसे लोथल को ही क्या बोला जाता है? डॉकयार्ड बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हु फाउंड द सुलवा डायनेस्टी। सुलवा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हु फाउंड द सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? तो हमारे हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी डायनेस्टी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ सुलवा डायनेस्टी की, तो सुलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो नरसिम्हा थे। कौन थे? नरसिम्हा थे, जो कि नॉर्थ कर्नाटक में रूल करते थे। क्या करते थे? रूल करते थे। सुलवा डायनेस्टी के फाउंडर नरसिम्हा थे। ये जो डायनेस्टी थी ये 1485 से 1505 तक चली थी, सुलवा डायनेस्टी के। अब इसमें मैं इन क्वेश्चंस के ऑप्शन की बात करूं, देवराया, अभिनव बोजा,
दिनदीमा, ठीक है। तो देवराया थे जो वो विजयनगर के किंग थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर तो सबने देखा ही होगा कितना इम्पोर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर के क्या थे, किंग थे देवराया, देवराया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपने हम। इन मुगल पीरियड हु ट्रांसलेटेड अर्थवेदा इन पार्सियन लैंग्वेज, ठीक है। पार्सियन लैंग्वेज में अर्थववेदा को पर्शियन लैंग्वेज में किसने चेंज किया था। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ठीक है। सरहिंदी ने जो अर्थववेदा है उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, जो कि मुगल पीरियड के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा रूलर डिफीट द मुगल फोर्स इन द बैटल ऑफ शलहर इन 1672 बैटल ऑफ शलहर। अब इससे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बैटल ऑफ शलहर किस टाइम हुई थी। तो 1672 में हुई थी। अब ये पूछ रहा है कि मराठा ने डिफीट किया था मुगल रूल, अब वो कौन था, ठीक है। मराठा रूल कौन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा रूल ने मुगल रूल डिफीट किया था, सॉरी। जिसका करेक्ट आंसर है, इसका नाम शिवाजी महाराजा ने, जो एक मराठा रूलर थे, उन्होंने मुगल फोर्स को डिफीट किया था बैटल ऑफ सलहेर में, जो 1672 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम 13 में। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। अब मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया है कि दांडी मार्च कब हुआ था, ठीक है। ये भी बताया कि इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, और ये भी बताया कि दांडी मार्च का दूसरा नाम क्या था। तो दांडी मार्च है, इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो कि साल्ट में टैक्स लगने के लिए किया गया था। दांडी से साबरमती तक करा गया था। जो इस टाइम पे वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन थे 1926 से 31 के टाइम पे। इस टाइम पे हमारी फर्स्ट राउंड टेबल और फर्स्ट 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल और 1931 में सेकंड राउंड टेबल चल रही थी। तो लॉर्ड इरविन इस टाइम पे क्या थे, वॉइसरॉय थे। अब लॉर्ड लिंथगो ये भी एक वॉइसरॉय रह चुके हैं, ये भी वॉइसरॉय रह चुके हैं, और ये भी वॉइसरॉय रह चुके हैं। इनका टेन्योर अलग अलग है, इनका टाइम अलग अलग है। 44 में 36 से 44 के टाइम पे रह चुके हैं। अब जो दांडी मार्च है, ये साल्ट सत्याग्रह था एक, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम दांडी तक 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने 14 में। अ डेली न्यूज़पेपर नेम्ड न्यू इंडिया वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन न्यू इंडिया ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। ये पूछ रहा है कि न्यू इंडिया इसमें से कौन था जिसने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है, इन्होंने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर को क्या स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो अब मैं इससे रिलेटेड एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो ये आईएनसी की प्रेसिडेंट रह चुकी है 1970 में, ठीक है, कलकत्ता सेशन में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी रूल। एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग को भी लॉन्च किया था 1916 में मद्रास में। काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, काफ़ी अच्छा इंडिया के लिए, ठीक है। और काफ़ी इनके और न्यूज़पेपर भी हैं, और इनके न्यूज़पेपर की बात करूँ मैं, जैसे कि न्यू इंडिया मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का है। और इनमें से जो इन महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और BR अम्बेडकर, जो इनकी भी अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपने हम। हु फाउंडेड
हु फाउंडेड द आत्मीय सभा, आत्मीय सभा को किसने फाउंड किया था? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन था जिसने आत्मीय सभा को फाउंड किया था। तो मैं इसमें बताऊंगी कि राजा राम मोहन राय जी थे, जिन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया था 1815 में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया था। अब इसमें से और भी एसोसिएशन जो फॉर्मेशन हुई थी जिनके देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, इनका काफ़ी योगदान रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे कि देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, इन्होंने जो फाउंड किया था एसोसिएशन वो था तत्वबोधिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1839 में इन्होंने फाउंड किया था। ज्योतिबा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की फॉर्मेशन किया था। क्या किया था? सत्यशोधक समाज का फॉर्मेशन किया था, 1873 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें हम तो इन्होंने आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी, आर्य समाज का फॉर्मेशन किया था 1875 में।